खुशामदीद बच्चों, मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में मुताला करेंगे हमारी दरसी किताब नवाए उर्दू के हिस्सा नज़्म के पहले सबक चंद अहम असनाफ़ सुखन का। इस सबक को कुछ हिस्सों में तकसीम किया है मैंने। पहले हिस्से के अंदर हमने गज़ल का मुताला किया था और जो दूसरा हिस्सा मैं लेकर आया हूँ इसके अंदर हम नज़्म के बारे में बात करेंगे, नज़्म से मुतालिक मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, उर्दू अदब को या हमारी निसाबी किताब को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्सा नस्र है और दूसरा हिस्सा नज़्म है। नस्र के माने मैंने आपको बताए थे। नस्र के माने हैं बिखरे हुए के, जो तरतीब से नहीं हो, और नज़्म के माने हैं जमा हुए या तरतीब से लगे हुए। नज़्म के लग़वी मायने होते हैं मोतियों में लड़ी में मोती जैसे पिरो दिए गए हैं, या माला में पिरोए हुए मोती। नज़्म के अंदर कई तरह की नज़्में होती हैं। कुछ नज़्में रदीफ़ और काफ़िया की पाबंद होती हैं, बहर के और हैयत की पाबंद होती हैं, और कुछ नज़मीन जो हमारी होती हैं उनमें हैयत, रदीफ़ और काफ़िया की कोई पाबंदी नहीं होती। कितने कितने तरह की नज़्म होती हैं। नज़्म कैसे हमारे उर्दू के अंदर राइज हुई और नज़्म के अंदर जो मशहूर शायर हैं उनके नाम क्या हैं, इन सभी का मुताला हम इस सबक के अंदर करेंगे। हम शुरू करते हैं हमारा सबक नज़्म। उर्दू अदब दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। मैंने आपको अभी भी बताया, उर्दू अदब दो हिस्सों में बटा हुआ है, दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, नस्र और नज़्म। नस्र और नज़्म। नस्र के मायने बिखरे हुए के और नज़्म के मायने तरतीब से लगे हुए। आम बोलचाल और सादा जुबान को नस्र कहते हैं। इसके बरक्स कलाम मौजू शायरी को नज़्म कहते हैं। जो शायरी है जिसमें रदीफ़, काफ़िया, बहर, हैयत जो होती है, उन सब से मिलाकर जो उन सब कलाम में पाए जाएं, ये नज़्म कहलाती हैं। नज़्म के लग़वी मायने लड़ी में पिरोना के हैं। जैसे मोती के अंदर हम लड़ी पिरोते हैं, कितने तरतीब से, कितने तरीके से, कितने सलीके से मोती पिरोए जाते हैं, और वो जब पिर जाते हैं तो देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। इसी तरह नज़्म पिरोई जाती है, नज़्म लिखी जाती है। छाँट छाँट के अच्छे अच्छे मौजू अल्फाज का वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, और इस तरह से इस बारे में लिखी जाती है कि सुनने वाले को, कारी को बहुत लुत्फ़ देती है, बहुत मज़ा देती है। शायरी की इस्लाह में नज़्म वो कलाम है जिसमें काफ़िया पाया जाए। शायरी की इस्लाह के अंदर नज़्म वो कलाम है जिसके अंदर काफ़िया पाया जाए। नज़्म बग़ैर काफ़िया के भी हो सकती है और काफ़िया के साथ भी हो सकती है। कुछ नज़्म जो हमारी हैं उसके अंदर बहर की, काफ़िया की, रदीफ़ की पाबंदियां हैं, हैयत की, बनावट की उनकी पाबंदियां हैं, और कुछ नज़्म आज़ाद तरीके से लिखी जाती हैं जिनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। बनावट के एतबार से गज़ल के अलावा शायरी के दिगर असनाफ़ मसलन मरसिया, मसनवी, कसीदा, रुबाई और मुसद्दस वगैरह नज़्म की ही किस्में हैं। गज़ल को हम अलग करते हैं। गज़ल बनावट के एतबार से गज़ल के अंदर जो मैंने आपको बताया कि हर शेर का अलग माने होते हैं, अलग मफ़हूम निकलता है, अलग मज़मून के ऊपर हर शेर होता है, लेकिन नज़्म के अंदर एक ही इरादा होता है, एक ही उन्वान के ऊपर पूरी की पूरी नज़्म लिखी जाती है। इसलिए गज़ल को हमने बिल्कुल अलग हटा दिया और नज़्म को लेकर नज़्म को कुछ हिस्सों में बांट रहे हैं कि नज़्म के अंदर मरसिया, मसनवी, कसीदा, रुबाई और मुसद्दस, ये नज़्म की ही किस्में होती हैं। बच्चों, मरसिया होता है किसी की मैयत के ऊपर, ये मौत के बाद उसकी तारीफ़ करना, उसको याद करना। मसनवी होती है तवील नज़्म, बड़ी नज़्म, जैसे नस्र के अंदर नोवेल का काम लिया जाता है, उसी तरह से नज़्म के अंदर मसनवी से नोवेल वाला काम लिया जा सकता है। तवील किस्से, कहानियाँ इस मसनवी के ज़रिए बताई जाती हैं। कसीदा किसी की तारीफ़ में लिखे जाते हैं, किसी की इसमें बुराई भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये तारीफ़ में काम आते हैं। और रुबाई चार मिसरों के ऊपर कतात पे ये बनाए जाते हैं। शेर, छोटे छोटे शेर होते हैं जो सबक आम है उस शेर लिए जाते हैं इसमें। मुसद्दस भी एक जो सिन्फ है जिसके अंदर 6 मिसरों के ऊपर 6 मिस्र का एक बंद बनाया जाता है, और उन मिसरों के ऊपर उनके ऊपर अपनी बात कही जाती है, शायरी की जाती है। लेकिन नज़्म
बसादे खुद सिन्फ़ शायरी में अलहदा हैसियत रखती है। इनके साथ तो है, लेकिन नज़्म को इसके अलावा अलग से शायरी की हैसियत रखी जाती है, अलग से शायरी का मुकाम हासिल है। इसकी भी कई अक़साम होती हैं, जैसे पाबंद नज़्म, आज़ाद नज़्म, मुहर्रा नज़्म या आरी नज़्म, नसरी नज़्म वगैरह। नज़्म को हम बड़े मानों में देखें तो बहुत बड़ी है, बहुत वसी है, और उसके अंदर ही जैसे आपको बताया कि मरसिया, मसनवी, कसीदा, रुबाई, मुसद्दस ये नज़्म के ही हिस्से हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम नज़्म को देखें तो ये अपनी एक अलग हैसियत भी रखती है। रुबाई, कसीदा वगैरह तो इसमें शामिल है ही, साथ में एक अलग हैसियत भी नज़्म रखती है। और उस हैसियत के बारे में बता दूं कि उसके अंदर भी नज़्म के कई हिस्से होते हैं, कई हिस्से होते हैं, जिसके अंदर पाबंद नज़्म बच्चों नज़्म की एक किस्म है, और इसके अंदर नज़्म लिखते हुए इसकी हैयत या बनावट, इसके अंदर काफिया और इसकी जो बहर होती है उसको अंदर पाबंदियाँ होती हैं, उसका ख्याल रखना पड़ता है, और उसी हैयत बनावट के अंदर या काफिया का इस्तेमाल करते हुए आपको नज़्म लिखनी पड़ती है। मुहर्रा नज़्म के अंदर काफिया की छूट मिल जाती है आपको, और बहर होनी चाहिए, जबकि आज़ाद नज़्म के अंदर आपको बहर, काफिया और रदीफ से भी छूट मिल जाती है। लेकिन फिर भी कुछ हैयत का यहाँ पर इंतज़ाम करना पड़ता है, हैयत के बारे में कुछ बांधना पड़ता है हैयत को। जबकि नसरी नज़्म ये बिल्कुल नसरी अंदाज में लिखती हैं, नसरी अंदाज में लिखी जाती है, लेकिन पढ़ने वाले को नज़्म का एहसास होता है। इसमें किसी प्रकार की, किसी तरह की कोई पाबंदियाँ नहीं होती, कोई रुकावट नहीं होती, जैसे चाहे आप लिख सकते हैं, लेकिन पढ़ने के अंदर नज़्म का एहसास होना चाहिए, नस्र की तरह लिखी जाती है ये। तो ये थी बच्चों हमारी किस्में, और बनावट के एतबार से नज़्म का हर हिस्सा, हर मिसरा मुक्कफ़ी यानी काफ़िए का पाबंद होता है। काफ़िया और रदीफ़, गज़ल वाले हिस्से के अंदर मैंने आपको काफ़िया भी बताया था और रदीफ़ भी बताया था। नज़्म के अंदर भी काफ़िया कहीं ज़रूरी है, कहीं ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहाँ पर है तो दोनों मिसरे इसके मुक्कफ़ी होते हैं, और कई मिसरों से मिलकर नज़्म बनती है। जो इसके मिसरे होते हैं, हर शेर का पहला मिसरा उसमें काफ़िया होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन दूसरे मिसरे के अंदर मतले से मुतालिक काफ़िया और रदीफ़ वहाँ पर होंगे। लेकिन इसके अंदर एक मरकज़ी ख्याल होता है, उस मरकज़ी ख्याल पर ही पूरी की पूरी नज़्म लिखी जाती है। जिस तरह फूलों को लड़ी में पिरोकर खूबसूरत हार बनाया जाता है, उसी तरह अल्फाज को मिसरों की शक्ल के अंदर पिरोकर मौजू ख्याल बांधा जाता है। नज़्म की मैंने आपको ख़ास बात बता दी कि नज़्म की ख़ास बात यह है कि नज़्म के अंदर एक मरकज़ी ख्याल होता है, और उसी ख्याल पर पूरी की पूरी नज़्म लिखी जाती है, और जो मतले के अंदर इस्तेमाल किया है काफ़िया और रदीफ़, वही पूरी नज़्म के अंदर होता है। पूरी नज़्म के अंदर वही रदीफ़ और काफ़िया के अंदर लिखना पड़ता है। रदीफ़ की पाबंदी नहीं है, काफ़िया और बहर वही रहती है जो शुरू में बना दी, मतले में बना दी। मानवी एतबार से किसी नज़्म में एक ही ख्याल या मौजू को कलमबंद किया जाता है। एक ही ख्याल या एक ही मौजू के ऊपर पूरी की पूरी नज़्म लिखी जाएगी, उसमें ख्यालात की इख्तिलाफत नहीं होगी, जैसे कि गज़ल में पाई जाती है। गज़ल और नज़्म में बच्चों सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि गज़ल का हर शेर अपना अलग माने रखता है, जुदा गाना माने रखता है। आपने पहला शेर पढ़ा, उसके अलग माने होंगे, उसका अलग मौजू होगा, जबकि दूसरे शेर के ऊपर अगर शायर आता है तो उसका माना कुछ और ही हो सकता है, जो उसका बिल्कुल उल्टा हो। तो हर शेर जुदा गाना होता है, एक दूसरे से जुदा होता है, जबकि नज़्म के अंदर सभी शेर सभी शेर में एक दूसरे से जुड़ाव होता है, एक ही मौजू होता है, एक ही ख्याल पर लिखा जाता है। शेर के अंदर जुदा गाना एहसास नहीं होता है। यानी किसी एक नज़्म में ख्यालात का तसलसल होना लाजमी है, मुसलसल ख्यालात होना लाजमी है। अगर ख्यालात की वहाँ सही ढंग से ख्यालात की तरतीब नहीं होगी, तरतीब नहीं दी जाएगी, तो नज़्म सही नहीं होगी। मुख्तसरन हम ये भी कह सकते हैं कि नज़्म में एक मरकज़ी ख्याल होता है। नज़्म में मौज़ूआत और ख्यालात की कोई क़ैद नहीं। दुनिया के अंदर जितनी शय मौजूद हैं, हर शय के ऊपर नज़्म लिखी जा सकती है। ज़मीन और आसमान, जितने भी आपको चीज़ें दिखती हैं, नज़र आती हैं या नज़र नहीं आती, उन सभी के ऊपर नज़्म लिखी जा सकती है। सभी मौजू नज़्म के अंदर लिए जा सकते हैं, कोई क़ैद नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। शायरी की किसी भी ख्याल या
मौजू पर नज्म कह सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आपको काफिया और जो बहर आपकी दे रखी है उसका पूरा इंतजाम करना है, उसी के मुताबिक नज्म लिखनी है। उर्दू में शौरा ने हर मौजू और हर ख्याल पर अपने फ़न को आजमाया है, अपने फ़न का कमाल दिखाया है। इसलिए इस सिन्फ में मुख्तलिफ मौज़ूआत मसलन सियासी, समाजी, मुआशरती, मजहबी, अखलाकी, तहजीबी, तमद्दनी, कुदरती मनाजिर, मौसमों और त्योहारों के हालात के ज़िक्र के साथ ही मैदान जंग के हालात और वाक़यात भी कलमबंद किए गए हैं। हर तरह का मौजू, अभी आपको बताया कि मौजू की कोई कैद नहीं है, जैसे मौजू के ऊपर लिखना चाहे शायर, जो उसके मन के अंदर आए उसके ऊपर नज्म लिख सकता है। बहर और बनावट के एतबार से उसको ख्याल रखना पड़ता है। उर्दू में नज्म निगारी की रिवायत बहुत पुरानी है। उसकी इब्तिदा मोहम्मद कुली कुतुब शाह के अहद से हो गई थी। कुली कुतुब शाह के अहद से नज्म की उर्दू के अंदर शुरुआत हो गई थी, लेकिन मीरा जी, नज़ीर अकबर आबादी, मौलाना हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्लामा इकबाल, चकपस्त लखनवी, जोश मलिहाबादी और फैज़ अहमद फैज़ ने इस सिन्फ को उरूज पर पहुँचाया। इस सिन्फ को उरूज पर पहुँचाने वाले शायरों के नाम हैं। और उनके बाद के शौरा के, इनके बाद जो पहली नस्ल के शौरा हैं, उसके बाद दूसरी नस्ल के अंदर जो शौरा हैं जिन्होंने उर्दू नज्म निगारी की रिवायत को आगे बढ़ाया है, मशहूर शौरा हैं हफीज़ जालंधरी, एहसान दानिश, नून मीम राशिद, मीरा जी, मजाज लखनवी, साहिल लुधियानवी, रविश सिद्दीकी, फिराक गोरखपुरी, अख्तर शीरानी, सरदार जाफरी, कैफी आज़मी, जा निसार अख्तर, जोश मलसियानी, कमर मुरादाबादी, गुलजार दहलवी, इनके नाम जो हैं बहुत उरूज के ऊपर हैं, बहुत बड़े नाम हैं जिनके उन्होंने उर्दू नज्म को उरूज पर पहुंचाने के लिए अपनी मेहनत की है। नज्म की तारीफ़ के बाद और नज्म के जो शोहरत है, इन शोरा के हमने नाम जाने, इनके बारे में सीखा। इसके बाद मैं आपके लिए एक छोटा सा सवाल लेकर आया हूं जिसका जवाब आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। नज्म के मुतालिक है, सवाल है, नज्म की तारीफ़ बयान कीजिए। नज्म की तारीफ़ आपको बयान कीजिए। आपके इम्तिहान के लिहाज से ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको लिख लें और इसको समझने की और अपने जहन में उतारने की कोशिश करें। हमारा ये सबक पूरा हो गया है, सबक नज्म पूरा हो गया है। उम्मीद है आपको नज्म के बारे में बहुत सी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगले हिस्से के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।